दरबार में एक फरमान गायब। ऐसा फरमान जिसे पढ़ने पर अकबर की तकदीर बदल सकती थी, और उसकी तलाश में हर कोई शक में था। दरबार आलम उस दिन भी वैसा ही गुलजार था। मखमली पर्दे हवा में लहराते, सुनहरे खंभों पर सूरज की किरणें नाचती, और अकबर का सिंहासन अपने साम्राज्य के जैसे ही सचेत बैठा था। लेकिन हवा में जो खामोशी थी, वो किसी साधारण दिन की खामोशी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी टकटकी और बेचैनी थी। कारण था एक पत्र, एक ऐसा फरमान जो कल ही तक दरबार की बड़ी खबर बन चुका था और आज अचानक गुमशुदा हो गया था। अकबर अपनी भूरी आंखों में जो चिंता लेकर आया था, वो किसी साधारण विषय की चिंता नहीं थी। शाही रक्षक उनके चारों ओर खड़े थे, मंत्री अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे, और बीरबल, वही चतुर और शांत मुस्कान वाले मंत्री, विनम्रता से सिंहासन के समीप खड़े थे। कुछ क्षण पहले ही खबर आई थी कि एक उच्चाधिकारी, राजा के विश्वास पात्र मंत्री सुल्तानुल माश ने विरोधी तौर पर गुरुवार की रात एक फरमान दे रखा था, जिसमें राज्य के कुछ हिस्सों में करों की व्यवस्था और भूमि वितरण संबंधी अहम बदलाव थे। कल तक सब कुछ सामान्य था, मगर आज वो फरमान किसी को नहीं मिला। फरमान जहां अकबर के मुहर और हस्ताक्षर से सजा हुआ माना जाता था, वहीं उसका गायब होना दरबार में अफरातफरी का कारण बन गया। अकबर ने आंखें चमकाकर दरबार का निरीक्षण किया। कहिए, ये फरमान कहाँ है? उनकी आवाज में वो ठंडक थी जिससे हर कोई दरभंगा कर बैठा। कुछ मंत्री झिझक कर बोले, हुकुम, रात को जब ये फरमान जारी हुआ तो हम लोगों ने देखा, पर आज सुबह जब उसे पढ़ने की वजह से बुलाया गया तो वो वहां नहीं था। चुप्पी गहरी हुई। सुल्तानुल माश स्वयं लाल पीले चेहरे के साथ सामने आया और बोला, बादशाह, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने फरमान सही समय पर दिए। मैंने उसे अपनी पर्स में रखा था। दरबार में कुछ लोग आपस में बुदबुदाने लगे। ये वो मौका था जब आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हैं। कुछ ने कहा कि ये मंत्री की लापरवाही है, कुछ ने तो इसे साजिश भी माना। अकबर के चेहरे पर भारी सा गम नजर आया। अगर ये फरमान सही न माना गया तो हमारी नीतियां हिल सकती हैं। उन्होंने धीरे कहा। तब बीरबल ने अपनी आदत के अनुसार मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया और विनम्रता से बोला, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस रहस्य की तहकीक करना चाहूंगा। अकबर ने आंखों से इशारा किया। बीरबल का नाम सुनकर दरबार का माहौल कुछ हल्का हुआ। लोगों को यकीन था कि बीरबल कुछ करके दिखाएगा। बीरबल ने सबसे पहले वही किया जो वो हमेशा करता, ध्यान से सवाल किए, किंतु आंखों में एक खेल की चमक लिए। मुझे वो पर्स दिखाइए जिसमें फरमान रखा गया था, उन्होंने कहा। मंत्री ने झिझकते हुए अपना पर्स निकालकर बीरबल को दिया। बीरबल ने न तो उसे तुरंत खोल कर देखा, न ही किसी पर उंगलियां उठाई। वो केवल पर्स को छूकर मुस्कुराया और एक एक कर सभी दरबारियों से पूछा, कल रात किसने क्या देखा? कौन सा द्वार खुला था? कोई नया सेवक आया था क्या? और किसने मंत्री के साथ देर तक बातचीत की? हर किसी का जवाब अस्थिर और उलझा हुआ था। फिर बीरबल ने सुल्तानुल माश की आंखों में देखा और बोले, मंत्री, कल शाम आप कहाँ गए थे? मंत्री ने कहा कि वो अपने निजी मकान गए थे, वहां कुछ दस्तावेज रखकर लौटे थे और फिर सितारों के नीचे सो गए। बीरबल ने जैसा सवाल किया, मंत्री का जवाब वैसा ही आया, सादा और स्थिर। पर बीरबल की सूक्ष्मता ने दरबार में एक नया मोड़ ला दिया। उन्होंने मंत्री के पर्स को उसी रात के साथ तुलना के लिए अपने पास रखवा दिया। अगले पल बीरबल ने दरबार के मुखिया बंदोबस्त की तरफ इशारा किया और कहा, हुकुम, क्या शाही बंदूक खाने के बाहर कोई चोर आया था? बंदोबस्त ने सिर हिलाया, ना साहब, पर कल रात गेट के पास एक अजनबी दिखा था, पर उसे रोक नहीं पाया गया। बीरबल ने धैर्य से कहा, तो यही साधारण सा सुराग है, कोई अजनबी, किसी ने देखा उसे, लेकिन पकड़ा नहीं गया। लोगों की निगाहें अचानक उस अजनबी पर टिक गई जिसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। बीजू, जो कि अकबर का विश्वास पात्र शौकिया चित्रकार था,
अचानक सभा में आया और बोला, महाराज, मैंने कल रात कुछ सुना। एक फुसफुसाहट और फिर एक छाया जो पर्स की ओर चली। लोग हंस पड़े। क्या एक चित्रकार की कहानी अब मुकद्दर बदलेगी? पर बीरबल ने गंभीरता से पूछा, छाया कैसी थी? चित्रकार ने शब्दों का चयन करते हुए कहा, हाथ पतले, चलने का अंदाज ढीला, पर आवाज किसी और की नहीं थी, जैसे किसी को डर हो और जल्दी में हो। बीरबल ने धीरे से कहा, अक्सर डर और जल्दी साथ चलते हैं। फिर बीरबल ने एक करारा कदम उठाया। उन्होंने उस अजनबी के चलने के रास्ते की कल्पना करोगे तो जो चीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिखती है वो है मौका। किसको मौका मिला कि वो बिना देखे समझे किसी सरकारी पत्र को उठा ले? बीरबल ने मंत्री की तरफ देखा और कहा, मंत्री साहब, क्या आप कभी भूल जाते हैं? मंत्री ने झिड़क कर कहा, मैं भूलता नहीं, मैं हर चीज का हिसाब रखता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर भूल और चोरी का फर्क कभी कभी सिर्फ 5 मिनट का होता है। दरबार में मुरमुरा छाया पर खामोशी छा गई। तभी बीरबल ने एक चतुर तरकीब निकाली। उन्होंने आदेश दिया कि पिछले रात सेवकों के कबूतरों की आवाजों और मतवालों के रजिस्टर भी बुलाए जाएं। अकबर ने हैरानी से पूछा, कबूतर? बीरबल ने आंख से इशारा किया। जब सब कुछ कागज कलम और पर्दों में गायब हो तो अक्सर वही छोटी छोटी चीजें सच्चाई बयां कर देती है। और सचमुच कबूतरों का रजिस्टर खोलने पर पता चला कि रात के समय एक नया सेवक था जिसने रसोई से फौरन कुछ लिया और भाग गया। उसने अपने बारे में नाम नहीं दिया, पर उसने पांवों पर मिट्टी के छोटे छोटे निशान छोड़े थे। बीरबल ने उन निशानों को देखा और फिर एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने शहजादी उम्मेद बानो के गार्ड से पूछा कि क्या कल रात उन्हीं के बगीचे के पास कोई आवारा घूमता दिखा था। गार्ड ने सिर हिलाया और बताया कि हाँ, वहां एक रंगीन वस्त्र पहने आदमी दिखा जो गार्डों को देखकर कुछ घबरा कर भाग गया। कुछ लोगों ने यही माना कि ये वही चोर हो सकता है, पर बीरबल की सूझबूझ अलग ही थी। उन्होंने कहा, ये केवल चोर नहीं है, ये किसी और का हाथ भी हो सकता है जो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो। उन्होंने फिर शांति से पर्स खोला और अंदर की तहों का अवलोकन किया, और वहां तह की नर्म परत के बीच एक छोटा सा बेलनाकार निशान था, जैसे कि किसी ने उस पन्ने को मोड़कर कुछ दबा दिया हो। बीरबल ने उसे निकाला। वो एक सूती रिबन का टुकड़ा था जिस पर अमीराय के गहरे नीले रंग की सुई की लकीरें थी। ये रिबन कहां इस्तेमाल होता है? बीरबल ने पूछा। एक मंत्री ने धीरे से कहा, ये वही रिबन है जो राजमहल के कुछ निजी दस्तावेजों में बंधा मिलता है और उसे केवल आधिकारिक सेवक और हाशिए के नजदीकी लोग प्रयोग करते हैं। बीरबल ने अपने मुंह पर उंगली रखकर मुस्कुराया और बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो इसे उठा गया उसे पता था कि कहां देखना है। अकबर ने और जोर से पूछा, कौन ऐसा कर सकता है? बीरबल ने धीमे से कहा, जब तक हम सबूत नहीं खोज लेते हर कोई ही शक के दायरे में होगा, पर यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उस रिबन की तह तक जाऊं और देखूं कि किसका कपड़ा इससे मिलता है। बीरबल ने पूरे महल का निरीक्षण कराया, हर जगह की तहखाना, पर्दे और निजी कमरों की सूक्ष्म तलाशी ली। अंत में वो पहुंच गया एक छोटे से कमरे पर जहां महल के पुरातन दस्तावेज और विश्वस्त सेवक रखे जाते थे, वही जगह जहां आजकल कम ही लोग आते थे। वहां उसने देखा कि किसी ने हाल ही में कुछ जरूरी कागज पलट दिए थे और उसी पलटाई के नीचे एक छोटा सा नोट पड़ा था। उस पर मिट्टी की कुछ धारियां और एक नाम था जो आधा सा छपा हुआ था, रफीक। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, रफीक, एक आम नाम, पर किसका रफीक? तब बीरबल ने पूरे दरबार को बुलाया और कहा, मैं जो बताने जा रहा हूं वो सख्ती से सच्चाई पर आधारित है। कल रात जब फरमान गायब हुआ तो किसी ने उसे चोरी नहीं किया, उसे किसी ने उठाकर छुपाया ताकि कल सुबह जब फरमान पढ़ा जाए तो किसी नई नीति के नाम पर लोगों को फंसाया जा सके। जो आदमी ये काम कर सकता था वो वही था जो फरमान की अहमियत जानता, फरमान के मुहर की पहचान जानता
और महल की उस तह तक पहुंच सकता था जहां वह दस्तावेज रखे जाते हैं। सबकी आंखों में जिज्ञासा और चिंता साथ साथ पनप रही थी। शानदार मोड़ तब आया जब बीरबल ने बड़े सहज अंदाज में कहा, पर गलती उसी ने की जो सोचता था कि सब कुछ छुपाकर रह जाएगा। रफीक नाम के साथ जो मिट्टी के निशान हैं, वे हमें उस कारीगर की ओर ले जाते हैं जो रात में छतों पर काम करता है। एक छोटा सा शिल्पकार जिसका नाम रफीक नहीं बल्कि रफीक उल हक था, और वो अक्सर महल में काम आते वक्त नीला रेशमी कपड़ा पहनते थे, ठीक वही जैसा रिबन में है। लोगों की नजरें एकदम उस शिल्पकार पर टिक गई जो भीड़ में खड़ा था। वो कांप रहा था। बीरबल ने आगे कहा, वो व्यक्ति जिन्हें हमने देखा, छाया जैसी, वो न तो मंत्री था न उच्चाधिकारी, पर वो किसी की धमकी में आया होगा। आखिरकार पूछताछ में सच सामने आया। रफीक ने बताया कि उसे काफी पैसे के लालच में एक अजनबी ने रात को बुलाया और उससे कहा कि वो एक दस्तावेज उठाकर दे दे, और बदले में परिवार के लिए पैसों का भरोसा दिलाया गया। वो डर कर गया और वही कर बैठा, पर असली मास्टरमाइंड किसी और का था। वो वही मंत्री नहीं था जो फर्श पर खड़ा था, बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसे रफीक ने पहचान लिया था। एक ऐसा शख्स जिसने कल रात मंत्री से कुछ बात की थी और उसके प्रभाव में आकर रफीक को ये काम करवा डाला था। रफीक ने नाम बताया और नाम सुनते ही अकबर के चेहरे पर गम और आक्रोश का संगम उभर आया। अकबर ने ठंडी आवाज में कहा, इंसाफ के पंख तेज उड़े, पर बिना सबूत के कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा। फिर बीरबल ने अपनी विनम्र मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, ये घटना हमें ये सिखाती है कि बड़े बड़े फरमान और छोटे छोटे इंसान दोनों की कदर बराबर है। फरमान की गायबगी ने हमें दिखा दिया कि सच्चाई अक्सर उन छोटी छोटी धागों में छिपी होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। अंत में फरमान वापस मिल गया। रफीक ने उसे वही छुपा रखा था जहां उसे पकड़ने वाले ने कहा था, पर इस बार उसकी गिरफ्तारी और इसके पीछे के कारणों का उद्घाटन हुआ। अकबर ने दंड निर्दिष्ट किया, पर साथ ही करुणा भी दिखाई। रफीक को मेहनत के जरिए सुधार की सजा दी गई और जिसने उसे फंसाया था उसे बसीराई के साथ दंडित किया गया। दरबार ने सीखा कि हर बड़े रहस्य में छोटी छोटी सच्चाइयां होती हैं और हर छोटी सी सच्चाई को समझना असली न्याय का काम है। जब सब खत्म हुआ और दरबार की हलचल फिर सामान्य हो गई, बीरबल अकेले खड़े होकर अकबर से बोला, जहांपनाह, आज आपने फिर दिखा दिया कि न्याय और दया मिलकर ही साम्राज्य को प्रगति की राह दिखाती है। अकबर ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, और बीरबल, तेरी चतुराई ने आज फिर दरबार की शान बढ़ाई है। और इस तरह वो गुमशुदा फरमान जो शुरुआत में दरबार को हिलाकर रख दिया था, अंत में सच्चाई और इंसाफ की प्रतिमूर्ति बनकर उभरा। एक छिपी हुई रिबन, एक डरपोक कारीगर और बीरबल की तीक्ष्ण दृष्टि ने मिलकर साबित कर दिया कि कोई भी रहस्य चौथी दीवार के पीछे नहीं रह सकता, बस उसे देखने वाला हो तो। दरबार का वो वहम सा सन्नाटा किसी नई हवा की आगाह कर रहा था। लाल दीवारों पर लगे चंद्रे देर रेशमी रोशनी में ठहर कर जैसे किसी राज की कहानी कह रहे थे, पर आज की कहानी किसी भी रंगरूप से इतर थी। वो एक मुखौटे की कहानी थी। अचानक बिना किसी घोषणा के महल के कोठरी से एक अद्भुत मुखौटा निकला था। एक ऐसा मुखौटा जो अपने आप में चश्मे ज्ञान और रहस्य दोनों लिए हुआ प्रतीत होता था। अकबर को जब इसकी खबर मिली तो उनके चेहरे की गंभीरता और भी बढ़ गई। वे जानते थे कि महल में जो भी असाधारण होता है उसके पीछे या तो कोई बड़ी साजिश होती है या कोई गहरी तकलीफ छिपी रहती है। उस दिन अर्जदारों और स्त्री पुरुषों से भरी दरबार आलम में बातें आम थी। कुछ महल की नई सजावट पर चर्चा कर रहे थे, कुछ अपनी अपनी सौगातें बिछा रहे थे, परंतु एक धड़कन थी जो सबकी आवाजों के बीच थरथर कर सुनाई देती थी। वो धड़कन थी अकबर के कदमों की जो सिंहासन की ओर बढ़ रहे थे। अकबर ने अपने बाजुओं के जड़े गहनों से भव्यता पर कोई कमी न होने दी और उन्होंने चुपचाप सभी को देखा।
लोगों की निगाहें लौटकर सिंहासन पर टिक गई। वहां बीरबल अपनी चतुर मुस्कान के साथ खड़े थे, पर आज उनके चेहरे पर कुछ विचारों की परतें भी झलक रही थी। बादशाह ने कहा, बताओ, कौन सा अजीब वाकया हुआ है? उस वक्त महल के प्रमुख पुरोहित ने अनुशासन से रिपोर्ट पेश की कि महल की पुरानी संग्रहशाला से एक मुखौटा गायब था, और वही मुखौटा अब दरबार में किसी के पास मिल गया है। सबकी जुबान सूखी रह गई। मुखौटा कोई साधारण वस्तु नहीं था, वो सोने की सूक्ष्म शक्लों में जटित था। आंखों में कांच के छोटे टुकड़े जड़े हुए थे, जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेते थे, और चेहरे पर उस परत के नीचे कुछ लिखा हुआ था, पर वो लिखा अस्पष्ट था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपा रखा हो। ये मुखौटा सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा था। कहा जाता था कि ये मुखौटा राजपरिवार के किसी कठिन समय में पहचान की कसौटी बन चुका था। जो भी उसे पहनता वो अपने भीतर के किसी गहरे सत्य के करीब पहुंचता। पर यह भी कहा जाता था कि इस मुखौटे का इस्तेमाल तभी किया जाता जब राज के ऊपर कोई बड़ा संशय हो। अकबर ने एक धीमी आह भरते हुए कहा, यदि ये मुखौटा संग्रहशाला से उठा लिया गया तो ये केवल चोरी नहीं, ये संकेत है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की तह तक पहुंचो। बीरबल ने तर्जनी उठाकर आग्रह किया कि उन्हें मामला सुलझाने की इजाजत दी जाए। अकबर ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया। बीरबल ने सबसे पहले उस मुखौटे को नजदीक से देखने का आग्रह किया। मुखौटे को छूते ही बीरबल के चेहरे पर एक अद्भुत हल्की मुस्कान उठी। न वो आश्चर्य की थी, नहीं भय की, बल्कि कुछ ऐसा लगता था मानो बीरबल ने किसी पुरानी पहेली का टुकड़ा पहचाना हो। उन्होंने कहा, यह मुखौटा उन दिनों का है जब महल के दरवाजे पर अंधेरा घना हुआ करता था, पर आज इसका आना कुछ नया संदेश छोड़ जाता है। बीरबल ने दरबार के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों से मुखौटे की जांच करवाई। नक्काशी ऐसी थी कि उसकी बनावट किसी आम कला के बराबर नहीं थी। ये मास्टर कारीगर की कारीगरी थी, जो अब इतिहास की परतों में दब चुकी थी। पर जो बात सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रही थी, वो थी मुखौटे के अंदर एक छोटा सा तख्ती सा सुराग, एक पत्र का टुकड़ा जो आधा जला हुआ था, और उस पर कुछ शब्द मिट्टी भरे अक्षरों में मिटने लगे थे। बीरबल ने आंखों में अवस्था भरकर कहा, यह भाषा पुरानी है, पर कुछ अक्षर अभी भी साफ दिखते हैं, सत्य और परछाई। अकबर के मुंह पर एक हल्की ग्रहणा उभरी। परछाई? क्या कोई परछाई हमें सच बताने को आई है? जैसे ही बीरबल ने यह कहा, दरबार के एक कोने में खड़ी एक अर्धवयस्क युवती की ओर लोगों की नजरें जमी। वो शहजादी मस्ताना थी, महल के उन शहरों की एक रानी की बेटी, जिसकी आंखों में अक्सर कोई खासी रंगीन चमक रहती थी। मस्ताना की उपस्थिति हर किसी को याद दिलाती थी कि कभी कभी राज के भीतर भी प्रेम और दर्द के अनकहे किस्से छिपे होते हैं। वो आगे बढ़ी और कहा, महाराज, ये मुखौटा कल रात मेरे कक्ष के पास पड़ा था। मुझे लगा कि ये किसी नाटक की वस्तु है, इसलिए मैंने इसे छुआ भी नहीं, परंतु आज ये दरबार में दिखाई दिया। उसकी आवाज में सच्चाई की एक कतरा थी, जो किसी को भी विश्वास दिलाने के लिए काफी थी। बीच में महल के एक पुराने सेवक नाम रजीन ने कहा कि कल रात उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई मध्यम कदम आवाजें छोड़कर आ रहा था, पर आवाजें इतनी हल्की थी कि मानो सहसा हवा ने कुछ गिरा दिया हो। मैं बाहर गया तो देखा कि चंद बच्चे आंगन में खेल रहे थे और कोई नहीं था। अकबर ने अपने नजरिए से मामले की तह करने का आदेश दिया, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा डर भी छिपा हुआ था। ये डर उस बात का था कि यदि मुखौटे में ऐसा कोई संदेश था जो राज की नींव हिलाने लायक था, तो क्या वो तबाही की शुरुआत न बन जाए। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि इस मामले को धीरे धीरे सुलझाया जाए। हम बिना परीक्षण के किसी को दोषी न ठहराएं। पर भीतर भीतर बीरबल भी जानता था कि ऐसा रहस्य जिसमें इतिहास की परछाई और आज की सच्चाई जुड़ी हो, उसे केवल सूक्ष्मता से ही सुलझाया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में महल के कोनों में छुपे हुए लोग पूछताछ के दायरे में आकर बोले गए।
पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर एक शाम जब सूरज ढल रहा था और महल के बगीचे में गुलाबों की खुशबू हवा के साथ खेल रही थी, शहजादी मस्ताना ने बीरबल से मिलने का अनुरोध किया। वो अपने हाथों में एक पुराना किताबी पन्ना लिए आई थी, ऐसा पन्ना जो वक्त में किसी नर्म धब्बे की तरह फटासा पड़ा था। उसने कहा, यह पन्ना मैं अपनी अलमारी की एक पुरानी डिबिया में मिली, पर जब मैंने इसे खोला तो उसे देखकर मेरा दिल डर गया। इसमें वही चिन्ह है जो मुखौटे के पीछे थे, सत्य और परछाई। बीच की रात को बीरबल ने चुपके से उस पुस्तक का पन्ना पढ़ा। पन्ने पर लिखा था कि मुखौटा शाही मामले में उस सच को उजागर करता है जिसे लोग छुपाना चाहते हैं, पर उसे तभी पहना जा सकता है जब पहनने वाले का इरादा पवित्र हो और उसका हृदय साफ। बीरबल ने ये पंक्तियां पढ़कर गहराई से सोचा, यदि मुखौटा सच में किसी प्रेम, किसी विश्वासघात या किसी राजनैतिक साजिश का दर्पण था, तो पहनने वाले की मंशा ही उसे आवाज दे सकती थी। बीरबल ने महसूस किया कि वो कोई साधारण खेल नहीं है, ये एक दिमागी और आत्मिक कसौटी थी। एक रात जब चांद अपनी पूनम सी चांदनी बिखेर रहा था और महल की झपकी सी चुप्पी ने दरबार को घेर लिया था, एक अजीब घटना हुई। दरबार के एक कमरे में, जहां आराधना के लिए रखे दीप बुझ चुके थे, उसी मुखौटे की रोशनी में किसी की परछाई दर्पण सी चमक उठी। बीरबल, जो वहां पर स्नेम की तरह छुपा हुआ था, उसने देखा कि शहजादी मस्ताना ने वो मुखौटा उठाया और उसे धीरे से अपने चेहरे पर धारण किया। परंतु जैसे ही मुखौटा उसकी ठोड़ी को ढका, उसकी आंखों में एक अजीब परिवर्तन आया। वो हंसती नहीं थी, न रोती थी। उसकी आंखों के भीतर एक नया प्रतिरूप जग उठा, मानो उसका पूरा अतीत उभर आया हो। बीरबल ने चुपके से आगे बढ़कर देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि मुखौटा शहजादी के नहीं, बल्कि किसी और की पहचान का आईना बनता जा रहा था। वो किसी और की यादों को, किसी और के दर्द को उजागर कर रहा था। मस्ताना ने मुखौटा उतारा और हथेलियों से उसे सहला कर कहने लगी, ये मुखौटा मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, उस दिन की जब मेरे पिता ने मेरे सामने एक अनजान व्यक्ति को रोशन में देखा था। उस व्यक्ति ने मेरे पिता से कहा कि राज में जो सच है वो अक्सर छिपा रहता है और उसे उजागर करने के लिए कुछ लोग तैयार होते हैं, पर मेरा मन कहता है कि ये मुखौटा मुझे उन लोगों तक ले जाना चाहता है, उन तक जो अपने सच्चे एहसासों को दबाते हैं। उसकी आवाज में जो गर्माहट थी वो किसी असंख्य याद की शिद्दत थी। घटना फैल गई और महल में चर्चा का नया दौर शुरू हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि शहजादी का मुखौटा पहनना केवल कला का खेल है, पर कुछ लोग इस बात पर सहमत थे कि मुखौटे में कोई ज्यादातर शक्ति थी, वो शक्ति जिसने किसी का भी अतीत सामने ला दिया। बीरबल ने ये कहकर लोगों को शांत किया कि वे इस विषय में तत्वों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, पर उनकी जिज्ञासा गहरी थी। ये मुखौटा आखिर किसका अतीत दिखाता और क्यों? बीच में अकबर ने एक सभा बुलाई जिसमें सभी वरिष्ठ सलाहकार और कुछ विश्वस्त व्यक्ति बैठे। अकबर ने कहा, यदि ये मुखौटा सच्चाई खोलता है तो हमें ये समझना होगा कि किसे सच्चाई देना है, किसे दर्द का सामना कराना है। शासन का धर्म यह है कि सत्य और दया दोनों साथ साथ हो। बीरबल ने धीरे से सुझाव दिया कि मुखौटे के रहस्य का खुलासा धीरे और संयम से किया जाए, किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बिना प्रमाण के धक्का न दिया जाए। अकबर ने बीरबल के शब्दों को अपनाया और कहा कि जो भी सच होगा वो न्याय के तराजू में तौला जाएगा। तभी बगीचे की एक पगडंडी पर महल का पुराना कवि नाम बख्त बिना किसी घोषणा के आता दिखा। उसकी आंखों में अश्रु थे। उसने कहा, महाराज, मैं इस राज्य के गीतों का पक्का होने का दावा नहीं करता, पर एक बात है जो मैं बार बार सुना करता था। उस दिन जब मुखौटे को पहली बार बनाया गया था, तब इसे एक ऐसे शख्स ने धारण किया था जिसने अपने दिल की सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटा, पर जिसे समाज ने स्वीकार नहीं किया। वो शख्स अपने भीतर के सच को मुखौटे के सामने रख देता और मुखौटा उसे परख कर उसका आचरण बदल देता।
वक्त की बातें धीमी लेकिन अर्थपूर्ण थी। उन्होंने महल के अंदर छिपे उस सामाजिक दर्पण की ओर इशारा किया जहां पहचानों को तोड़ा और जोड़ा जाता है। धीरे धीरे बीरबल को एक ठोस सूझ आई। उसने कहा कि इस मुखौटे का प्रभाव केवल पहनने वाले के ईमानदारी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस माहौल पर भी निर्भर करता है जिसमें वह पहना गया है। यदि किसी ने इसे किसी बदनीयत व्यक्ति के हाथ में पहुंचाया तो वो साजिश का औजार बन सकता था, पर यदि इसे किसी नेकदिल इंसान ने पहना तो वो राज के लिए शुद्धता का प्रमाण बन सकता था। बीरबल ने महसूस किया कि शायद यही कारण था कि मुखौटा महल की कोठरियों से चोरी हो गया। किसी ने इसका इस्तेमाल नकारात्मक इरादों के लिए करना चाहा। एक रात जब महल के पत्थर ठंडे थे और आकाश पर सितारे धीमे धीमे चमक रहे थे, बीरबल ने स्वयं एक योजना बनाई। उसने शहजादी मस्ताना से आग्रह किया कि वे फिर से मुखौटा पहने, पर इस बार सामने कुछ खास लोग मौजूद रहे। वे लोग जो इस मामले के विशेषज्ञ और सत्य के पहरेदार थे। मस्ताना ने सहमति दी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब डर भी था। सभा में वे बुजुर्ग, कवि, पुजारी और कुछ विश्वस्त नौकर खड़े थे। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति इसे पहनेगा वो सच बताएगा, न कि वो सच जो वो खुद मानता है, बल्कि वो सच जो उसके अतीत और वर्तमान का मिलन होगा। शहजादी ने मुखौटा पहना और उसके चेहरे पर जैसे कोई कवच उतर आया हो। सभी की निगाहों में प्रत्याशा झलक रही थी, मगर हुआ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मुखौटा शहजादी के चेहरे पर होते ही उसके भीतर की कोई आवाज बुदबुदाई। न तो वो आवाज उसकी थी, न किसी और की, पर वो सबकी थी। मुखौटे ने उसकी आंखों के जरिए राज की कुछ यादें उभारी। वो यादें जिनमें एक युवा सेनापति का प्रेम था और एक गुप्त वादे की कसौटी भी। शहजादी ने अचानक कहा, यह मुखौटा मुझे बताता है कि मेरे पिता ने कभी किसी अजनबी को एक जगह छुपा कर रखा था। एक ऐसी जगह जहां राज की कुछ किताबें रखी जाती थी। उन्हीं किताबों में कुछ पन्ने ऐसे थे जिनमें राज्य की कुछ नीतियां बदले जाने का हवाला था। सब लोग हैरान रह गए। अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। क्या यह संकेत था कि किसी ने राज की नीतियों के साथ छेड़छाड़ की थी? इतने में महल का एक पुराना रसायनज्ञ नाम फारूक उठकर बोला, यदि ये सच है तो हमें वो कमरे खंगालना चाहिए जहां राज की गुप्त पुस्तकों को रखा जाता है। हो सकता है कि कोई छुपा हुआ साक्ष्य वहां हो। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और महल की पुरानी संग्रहशाला खोली गई। संग्रहशाला की दीवारों पर धूल की था थी, परंतु तभी किसी ने एक पन्ना खंगाला जो पहले छिपा हुआ था। उस पन्ने पर कुछ नए हुक्मों के मसौदे थे, जिनमें करों की दरों और जमीन के बंटवारे के नियमों को बदलने की सिफारिशें थी। पन्ने की हस्ती उसी स्याही से थी जो किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति के दस्तखत जैसी दिख रही थी, पर हस्ताक्षर नहीं थे। अकबर की आंखों में आग जली। उन्होंने तुरंत घोषणा की कि इस पर भी जांच होगी। जांच के दौरान पता चला कि अगले कुछ महीनों में यदि ये नीतियां पास हो जाती तो कुछ उच्च अधिकारियों के फायदे सुनिश्चित होते। पर किसने इन मसौदों को लिखा था? ये प्रश्न अनसुलझा रहा। तभी शहजादी ने मधुर आवाज में कहा, मेरा मन बताता है कि ये सब किसी बड़े फरेब का हिस्सा है। मुखौटा हमें केवल वो चीज दिखा रहा है जो अंदर छिपी थी, पर असली खेल तो बाहर है। बीरबल ने उसकी बात पर ध्यान दिया और कहा, सच उस समय और भी अधिक स्पष्ट होगा जब हम उन लोगों की परछाइयों को परखेंगे जो इन नीतियों में हित रखते थे। इस प्रकार जांच की गहराई बढ़ी और महल के आंतरिक तंत्रकूट की परतें खुलने लगी। क्वार्टरों की जांच में कुछ अनजान खामोशियां सामने आई। कुछ नौकरों ने चुपचाप बताया कि कुछ रात पहले उच्च दस्तों के बीच गुप्त बैठकें हुई थी, जहां जमीन और करों के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। नामों के आगे पीछे संकेत मिले, पर ठोस प्रमाण नहीं। परंतु मुखौटे की खासियत यह थी कि वो केवल सच्चाई का दर्पण नहीं था, वो पहनने वाले के भीतर की यादों को बाहर लाकर दूसरों को दिखा देता था। शहजादी के मुखौटे से निकला संकेत इतना बड़ा था कि उसने कई दरवाजे खोल दिए, दरवाजे जिनके पीछे
कुछ ऐसे लोग छिपे थे जो सत्ता के स्वाद चखना चाहते थे। अंत में एक बड़ा मोड़ आया जब रजीन, वो पुराना सेवक जिसने पहले अजीब आवाजें सुनी थी, ने स्वीकार किया कि उसने एक रात किसी अजनबी को महल के पिछवाड़े में देखा था, जो बड़ी ही सावधानी से कुछ ले जा रहा था। रजीन ने कहा कि उसने अजनबी की परछाई को ध्यान से देखा और वो उसको किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से मेल खाती लगती थी। मैंने उसकी चाल में एक कदम देखा, एक कदम जो घमंडी और प्रभावशाली था। रजीन की ये बात सुनकर बीरबल के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। बीरबल ने कहा, यह हमें ठीक उसी दिशा में ले जा रहा है जहां सच खड़ा है, पर हमें उस परछाई को पकड़ना होगा। जैसे जैसे पर्दे पीछे हटते गए, एक नाम उभर कर आया, एक ऐसा नाम जो दरबार में हमेशा अचंभा और भय दोनों जगाता था। नाम था मिर्जा अजीम। मिर्जा अजीम एक प्रभावशाली राजनयिक था, जिसकी चालों में हमेशा सूक्ष्म चालाकी और गुप्त उद्देश्य छिपे होते थे। लोग कहते थे कि मिर्जा ने पिछले वर्षों में कई बार अपने हित साधने के लिए नीतियां बदली थी। जब मिर्जा का नाम सामने आया तो अकबर की भौहें तनी और उन्होंने कहा, यदि मिर्जा का हाथ इस खेल में है तो उसे बिना देर किए न्याय के सामने लाया जाए। मिर्जा अजीम को पकड़ने का ऑर्डर दिया गया, पर वो व्यापक रूप से एक चालाक शहनुमा व्यक्ति था। उसने समय रहते महल छोड़ दिया और कुछ ही घड़ी में उसकी परछाई गुम हो गई। परंतु बीरबल ने एक चतुर चाल चली। उसने महल के चारों ओर कान लगाए और उन जगहों को ध्यान से देखा जहां मिर्जा के संबंधी लोग जाया करते थे। अंततः वह एक ऐसे कारीगर के पास पहुंचा जिसने बताया कि उसे मिर्जा ने कुछ पन्नों का आदेश दिया था, किंतु उसने जमीन के बंटवारे के मसौदों के बारे में कुछ खास नहीं देखा। उसकी बातों में झूठ की सुई कही थी, पर वो संकेत मिल ही गया कि मिर्जा का हाथ इस योजना में हो सकता है। एक रात बीरबल और कुछ विश्वस्त सैनिक मिर्जा की हवेली पर छिप कर गए। हवेली में जो देखा गया उसने सबको चौंका दिया। वहां पर एक गोपनीय कमरे में कई दस्तावेज रखे थे, पर सबसे चौंकाने वाली बात थी कि इन दस्तावेजों में से कुछ पर वही पुराना निशान था जो मुखौटे के पीछे दिखा था। मिर्जा की गिरफ्तारी हुई और उसने धीरे धीरे स्वीकार किया कि उसने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर उन नीतियों को बदलने की साजिश रची थी ताकि कुछ धन उसके व उसके समर्थकों के पास आ सके। पर उसने ये भी कहा कि उसने मुखौटे का प्रयोग कभी नहीं किया। वो केवल उन दस्तावेजों को लिखवा कर कहीं छुपाना चाहता था ताकि वे उपयुक्त समय पर बाहर आ सके। अकबर ने कठोरता के साथ फैसला सुनाया। मिर्जा को गिरफ्तार किया गया, उसके समर्थकों को तलब किया गया और जो दोष सिद्ध हुए उन्हें सजा दी गई। महल में निश्चय ये हुआ कि इतिहास की परछाई को उजागर करने वाली वस्तुएं और प्रतीक केवल तभी उपयोग में लाए जाएंगे जब उनका प्रयोग समाज और राज्य के हित में हो। मुखौटा, जो इस महान खुलासे का कारण बना था, फिर से महल की संग्रहशाला में रख दिया गया, पर इस बार उसके साथ एक नया नियम जुड़ा गया। उसका प्रयोग केवल तब होगा जब राज्य के हित और सत्य की जरूरत हो। कुछ महीनों के बाद जब सब कुछ सामान्य हुआ, शहजादी मस्ताना एक शाम बगीचे में बैठी थी। वो मुखौटा कभी कभार उठाकर उसे मद में सोचती और फिर हंस देती। बीरबल पास आया और बोला, तुम्हें कैसा लगता है, ये मुखौटा मात्र वस्तु है या एक दर्पण? मस्ताना ने आंखें उठाकर कहा, यह दर्पण है, पर वो दर्पण जिसे देखकर इंसान अपने भीतर झांकता है, और जब वो झांकता है तो उसे अपने असली रंग दिखते हैं। कुछ लोग सुंदर होते हैं, कुछ लोगों के भीतर आग जलती है और कुछ लोगों के चेहरे पर परछाई रहती है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, और कभी कभी वो परछाई इतनी घनी होती है कि उसे हटाना मुश्किल होता है, पर जब सच और न्याय साथ हो तो परछाई खो जाती है। राज में फिर शांति लौट आई। मिर्जा के कृत्यों का फल मिला और जिन्हें दोषी पाया गया उन्हें सजा दी गई, परंतु अकबर ने यह भी सिखाया कि सजा के साथ दया भी जरूरी है। रजीन जैसे सेवकों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने अपने संदेह के साथ सत्य की ओर इशारा किया। शहजादी मस्ताना को भी सम्मान मिला कि उसने साहस दिखाया।
मुखौटा अपने पुराने घर में सुरक्षित रख लिया गया, पर उसका प्रभाव महल की यादों में हमेशा बना रहा। लोग अब अक्सर कहते थे कि महल की दीवारों पर जो परछाई दिखती है वो सिर्फ अतीत की नहीं, ये उन लोगों की परछाई है जो अपने दिलों में सच्चाई और झूठ दोनों रखते हैं। समय की धूल धीरे धीरे उन घटनाओं पर जमती गई, पर महल की कहानी हमेशा उन्हीं पन्नों में उभरती रही। अकबर ने उस दिन भी सबको याद दिलाया कि सत्ता और सत्ता के प्रतीक केवल औजार हैं। उनका अपेक्षित प्रयोग तभी सार्थक होता है जब वे मानवता और न्याय दोनों का समर्थन करें। बीरबल ने फिर एक बार अपनी सूझबूझ से दरबार को रास्ता दिया और कहा, जब भी कोई प्रतीक हमें सच का आईना दिखाए, हमें उसे धैर्य और दया से देखना चाहिए। मस्ताना ने मुखौटे को देखते हुए मुस्कुराया और कहा, और यदि कभी कोई फिर उससे सवाल करे तो उसे ये बताना कि असली मुखौटा दिल है, जो सच बोलने पर किसी का चेहरा बदल देता है। इस तरह वो रहस्यमय मुखौटा जो पहली बार महल के कोठरी से गायब हुआ था और फिर अचानक सामने आया, केवल एक वस्तु नहीं रहा, वो एक घटना बन गया जिसने अकबर की दरबार आलम को याद दिलाया कि सत्ता की चमक के बीच सच्चाई की चमक भी उतनी ही जरूरी है। उस मुखौटे ने लोगों के दिलों की परछाई बाहर निकाली और उन्हें अपने कर्मों के लिए स्वयं जवाबदेह बनाया। महल के कोनों में फिर शांति रहने लगी, परंतु जब भी चांदनी रात आती और हवाओं में पुरानी खुशबुएं बहती, लोग उस दिन की बात करते जब एक मुखौटा सत्य और परछाई के बीच खड़ा हुआ और एक राज्य को जागृत किया। बीरबल और जहरीली अंगूठी का राज। दरबार आलम का हर दिन अपने आप में एक कहानी होता था, कभी हंसी, कभी सवाल, कभी बहस और कभी न्याय। पर जिस दिन वो अंगूठी आई, उस दिन का सन्नाटा सारी कहानियों से अलग था। सुबह की रोशनी जैसे मुश्किल से ही महल की काली पीली दीवारों पर पसर रही थी। अकबर जी के चेहरे पर आज कुछ असामान्य था। वो गंभीर थे, पर उनकी आंखों में चिंता की एक अजीब चमक थी। सिंहासन के पास खड़े बीरबल की मुस्कान भी उस दिन थोड़ी धीमी सी थी, ऐसी कि कोई बताए आज कोई छुपा हुआ तूफान आने वाला है। अकबर ने कहा, बीरबल, कल रात मेरे पास एक आदमी आया। उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं, पर उसने एक अंगूठी दी और कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे राज्य के लिए खतरनाक है। मैंने सोचा कि ये कोई खेल होगा, पर रात को जब मैं उसे पहना तो मेरी छाती में जलन सी उठी और सुबह तक मेरी आंखों के सामने अजीब सी परछाइयां नाचती रहीं। अब वो आदमी कहीं गया है और अंगूठी मैंने पास रख दी है। उसने अंगूठी बीरबल के हाथ में दी। अंगूठी की परत पर एक नाजुक नक्काशी और बीच में काला पत्थर जड़ा हुआ था। पत्थर की सतह पर धब्बे थे, मानो किसी ने उसमें कुछ छिपा रखा हो। बीरबल ने अंगूठी को सावधानी से देखा। उसकी आंखों में व्यंग्य की चमक न थी, बल्कि सतर्कता थी। उसने कहा, हुजूर, हमें इस अंगूठी की तह तक जाना होगा। यदि आपके साथ कुछ भी असामान्य हुआ है तो वो महज संयोग नहीं। ये वस्तु किसी सूरत में जहर नहीं, पर उसकी ताकत किसी चाल की जड़ हो सकती है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम जाओ बीरबल और इस अंगूठी की कहानी ढूंढकर लाओ, पर ध्यान रहे, राज्य की इज्जत और लोगों की भलाई पर समझौता नहीं होना चाहिए। बीरबल ने पहले उसी शाम महल के कारीगरों, रसायनज्ञों और अंगूठियां बनाने वालों से मिलना शुरू किया। उसने अंगूठी के काले पत्थर की बनावट, उसकी नक्काशी और उसके अंदर छिपे किसी भी सुराग की पड़ताल करवाई। कारीगर ने कहा, यह पत्थर किसी आम खान का नहीं, ये विदेशी है और इसके ऊपर की परत में कुछ रासायनिक अवशेष दिख रहे हैं। रसायनज्ञ ने सर घुमाया और कहा, यहां जहरीले तत्वों के निशान हैं, पर यह ऐसा जहर नहीं जो तुरंत मार दे। ये धीरे धीरे असर करने वाला कुछ है, ऐसा कि आदमियों के विचारों और संवेदनाओं में बदलाव लाया जा सके। बीरबल ने आंखों में चमक लाई और कहा, तो ये केवल शरीर को नहीं, दिमाग को भी प्रभावित कर सकता है। अगले दिन बीरबल ने महल के दरवाजों पर तैनात कुछ जवानों से पूछताछ शुरू की।
किसी ने याद किया कि रात को एक अजनबी साया महल के पास घुसा था। न तो वो नौकर था, न ही कोई परिचित। कुछ ने कहा कि उसकी चाल में सज्जनता तो थी, पर चेहरे पर किसी तरह की ताजा थकान और छिपी हुई बेचैनी भी। बीरबल ने सोचा कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ किसी धोखे के लिए अंगूठी नहीं देने आता, उसका मकसद कहीं बड़ा था। उसने महल के चरवाहों, बाजार में आने जाने वालों और राज के कुछ चोर बेरोजगार लोगों से बात की, पर कोई भी उस अजनबी का नाम नहीं बता पाया। केवल एक गुमनाम सुराग मिला। कोई उस अजनबी को महल के दक्षिणी गेट के पास किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास बैठते देखा था, और उसके हाथ में एक मोची की छोटी थैली थी। मोची? बीरबल के मन में सवाल उठा। मोची, जो जूतों से जुड़ा काम करता है, क्या अजनबी किसी कारीगरी के बहाने आया था? बीरबल ने मोची की दुकानें खंगालनी शुरू की। दुकानदारकों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में शहर में कुछ अजनबियों ने पुराने गहने और बेजान पत्थर कटवाने के लिए पूछताछ की थी। उनमें से एक ने बहुत सी बातें की, पर उसकी असली पहचान छिपी रही। फिर एक मोची ने बीरबल को बताया कि उस अजनबी ने एक निश्चित छुपे हुए रंग की धागी के बारे में पूछा था। नीला हल्का धागा, जिसे केवल उन्हीं लोगों के पास देखा जाता था जो विदेशी सामानों के साथ काम करते। मोची ने कहा, यह धागा एक विशेष कारीगर की पहचान है। वो कारीगर उन घरों के पास काम करता है जहां अमीर लोगों के पुराने सामानों की मरम्मत की जाती है। बीच में बीरबल ने अंगूठी की परत में और खोज की। उसने पाया कि अंगूठी के अंदर एक सूक्ष्म निशान उभरा हुआ था, एक छोटा सा चिन्ह जो किसी गुप्त संगठ निशानी जैसा दिखता था। यह चिन्ह मैंने सुना गया है, बीरबल के अंतर्मन ने कहा। पर वो कहा? बीरबल ने महल की प्राचीन किताबों और पिछले मामलों का रिकॉर्ड देखा। वो चिन्ह पहले भी कुछ मामलों में सामने आया था, उन मामलों में जिनका संबंध शासन में भ्रम फैलाने और लोगों के मन बदलकर उन्हें गलत रास्ते पर लगवाने से था। बीरबल का विश्वास और दृढ़ हो गया। ये कोई साधारण धोखा नहीं, बल्कि सोच समझकर चलाई गई साजिश थी। एक रात बीरबल ने ठान लिया कि वो अजनबी के पीछे पीछे जाएगा। उसने स्वयं अपनी सादे कपड़ों की चादर ली और महल के पास के बाजारों में छुपकर बैठ गया। वहां लोग हंसे खिले खरीदारी में व्यस्त थे, पर बीरबल की आंखें किसी खास शख्स पर टिकी हुई थी, वही जिसकी चाल पहले मिली थी। थोड़ी देर में वही साया दिखा। वो आदमी धीमे धीमे बाजार के किनारे बैठ गया और किसी से बात करने लगा। बीरबल ने उसे नजरअंदाज करके निकट जाकर सुना। वो किसी को कह रहा था, कल रात जब अंगूठी दी जाएगी तब उसे किसी ऐसे को पहुंचा दिया जाएगा जो राज के करीब है। फिर धीरे धीरे नियम बदले जाएंगे और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम शुरू हो जाएगा। आवाज में निश्चितता थी, पर हल्का भय भी। बीरबल ने झट से उस व्यक्ति को घेर लिया और पूछा, तुम कौन हो और किसके लिए काम करते हो? वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ, पर उसकी चालाकी ने काम किया। उसने कहा, मेरा नाम रफीद है। मैं किसी बड़े घर का नौकर नहीं। मैं बस उन लोगों के लिए काम करता हूं जो बदलना चाहते हैं। मैं अंगूठियां तैयार नहीं करता, पर मैं उन तक पहुंचाने का काम करता हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, और तुम किसके लिए काम करते हो? किसका नाम दो। रफीद की आंखों में पसीना टपक आया। उसने धीरे से कहा, मैं केवल बताता हूं कि किसको क्या देना है। जो आदेश देता है वो कभी सामने नहीं आता। बीरबल ने अपनी आदत से एक चाल चली। उसने रफीद को मिठाई दी और कहा कि अगर सच बताएगा तो उसकी सजा से छोटी राहत मिलेगी। धीरे धीरे रफीद ने खुलना शुरू किया। उसने बताया कि एक समूह है जो राज्य के भीतर कुछ माल बदलना चाहता है। वे अंततः कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और उनके लिए वे लोग दौला या साम्राज्य के कुछ हिस्सों की नींव बदलना चाहते हैं। रफीद ने एक नाम उगला, अल्तमश, पर उसके शब्द अस्पष्ट थे। अल्तमश का पता कहा था, यह स्पष्ट नहीं था। वो नाम सुनते ही बीरबल की यादों के पन्नों में कुछ पल झलका। अल्तमश वो बंदा था जो वर्षों पहले कुछ सौदों में लिप्त पाया गया था,
पर कभी पकड़ में नहीं आया। उसे कुछ समय पहले राज्य से बाहर जाते हुए देखा गया था। बीरबल ने सोचा कि अगर अल्तमश का हाथ इस साजिश में है तो मामला बड़ा है। उसने रफीद से कहा कि वो उसे महल के एक सुरक्षित स्थान पर रख कर रखेगा और उसे धीरे धीरे अपने गुणगान के हिसाब से सच्चाई बयां करने को कहेगा। पर रफीद के पास और भी बातें थी। उसने कहा कि अंगूठी में जो जहर है वो केवल शारीरिक जहर नहीं, वो एक तरह का मानसिक असर डालने वाला संदेशवाहक है, जिसे कुछ दिन तक पहने रहने पर व्यक्ति की सोच और भरोसे की प्रणाली में सेंध लगा देता है, उसे शंका, अतिशय लालच और अविश्वास से भर देता है और वो व्यक्ति अपने ही लिए और अपने आसपास के लिए खतरनाक बन जाता है। बीच में बीरबल ने महल में एक योजना बनाई। उसने अकबर को सूचित किया कि उसे कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और जिन लोगों के मनसाक्ष्य पर शक है उनकी नजदीकी निगरानी की जानी चाहिए। अकबर ने तुरंत चार्ज दिए कि किसी भी अकीदती धमकी या भय के आगे झुकने वाला कदम न उठाया जाए। बीरबल ने कुछ भरोसेमंद नौकरों को चुना और रफीद को उनकी आंखों के सामने रखवाया ताकि वो खुलकर सब कुछ बता सके। रफीद ने धीरे धीरे एक और नाम उगला, नसीम, जो शहर के आसपास एक विदेशी व्यापारी के रूप में घूमता रहता था। पर असल में नसीम का बड़ा नेटवर्क था। बीरबल ने नसीम की हवेली पर निगरानी रखवाई और पाया कि वहां पर कुछ संदिग्ध लेन देन होते हैं, पर ठोस प्रमाण नहीं मिल रहे थे। बीरबल ने तय किया कि इस खेल को खत्म करने के लिए उसे उस अंगूठी का जहर एंड असर दोनों ही बेअसर करना होगा, न कि केवल व्यक्ति को रोककर, बल्कि उस स्रोत तक पहुंचकर जिससे ये अंगूठियां बनकर बाहर आती थी। एक रात जब चांदनी हल्की थी और हवाएं भी शांत थी, बीरबल ने खुद नसीम की हवेली में छिपकर निगरानी रखी। हवेली के पीछे एक संकरी गलियों से एक शख्स निकला, वही रफीद ने पहले बताया था, और उसके हाथ में कुछ छोटी पैकेट थी। बीरबल ने धीरे धीरे उसे पीछा किया और देखा कि वो व्यक्ति किसी रसोइये के पास गया और कुछ पैकेट वहां रखकर चला गया। रसोइया, जो आमतौर पर महल के पास की रोटियां बनाता था, एक सामान्य चेहरा था, पर उसकी दुकान के नीचे से कुछ गुमनाम स्थान से उठकर अंगूठियां लोगों तक पहुंच रही थी। बीरबल ने जैसे ही रसोइये को घेरने की कोशिश की तो वही व्यक्ति भाग निकला, पर बीरबल की सूझ ने उसे रोक लिया। रसोइया ने घबराकर कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस रोटियां बनाता हूं। पर बीरबल ने शांत होकर उसकी थैली खोली। उसमें वही छोटे छोटे पैकेट थे जिनमें अंगूठियां छिपी थी और उन पर वही चिन्ह था जो बीरबल ने देखा था। रसोइया ने धीरे धीरे सब कुछ बयां किया। उसने कहा कि वह मजबूर था। उसने उन लोगों के इशारे पर अंगूठियां छुपाकर उन्हें निर्दिष्ट ठिकानों पर रखना होता था, वरना उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाता था। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। ये केवल सत्ता और लालच की नहीं, बल्कि डर और मजबूरी की भी थी। बीरबल ने सभी ठिकानों की पड़ताल शुरू की और एक महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आया। अंगूठियां किसी विशेष प्रकार के पत्थर के साथ बनाई जाती थी, जो विशेष पोषण, रसायन और तिलतुला मिश्रण से भरे होते थे। वे पत्थर बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले थे और इन्हें कच्चे रूप में नदी किनारे के कुछ गहरे खजानों से लाया जाता था। उन पत्थरों पर कुछ जड़ी बूटियों का असर भी डाला जाता था, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करती थी। बीरबल ने तुरंत उन खदानों की खोज करवा दी और पाया कि वहां पर कई विदेशी दल सक्रिय थे। वे विदेशी व्यापारी जिनमें नसीम का भी जिक्र आता था। बीरबल ने सबूत एकत्र किए और आल्टमश से जुड़ी कतिपय कड़ियां पकड़ी। आखिर वो वही था जो इस नेटवर्क को वित्तीय मदद देता था, पर वो छुपता हुआ एक शातिर आदमी था जो सीधे सामने नहीं आता था। बीरबल ने महल में एक बड़ी सभा बुलाई। उसने खुले तौर पर कहा, हमारे राज्य की भलाई के लिए न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, वरन अंदर से फैल रही इस साजिश को भी जड़ से खत्म करना होगा। जो लोग मजबूर हैं उन्हें संरक्षण मिलेगा, जो लोग लालच में लगे हैं उन्हें कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। अकबर ने फैसला किया कि न केवल अंगूठियों का स्रोत बंद होगा,
बल्कि उन लोगों की भी मदद की जाएगी जिन्हें मजबूर किया गया था। नसीम और आल्टमश को पकड़ने के लिए बीरबल ने एक चाल चली। उसने महल के आसपास एक बड़ा मेला आयोजित किया और घोषणा की कि वहां पर कुछ दुर्लभ पत्थरों की नीलामी होगी। नसीम और उसके साथी लालची थे। वे मौका देखकर नीलामी में आए और उन पत्थरों के लिए बोली लगाने लगे। पर जो कुछ हुआ वो उनकी योजना के अनुसार नहीं था। बीरबल ने उन पत्थरों के असली नमूने रखने के बजाय नकली पत्थर दिखाए थे। असली पत्थरों की नीलामी के बहाने उन्होंने नसीम के सहयोगियों का ध्यान खींचा और जांचकर्ताओं ने अचानक उनके दस्तावेजों और पैकेटों की तलाशी ले ली। तलाशी में नसीम की हवेली से वो सारे साक्ष्य मिले जिनकी जरूरत थी। अंगूठिया, रसायन और वे पत्र जो संकेत दे रहे थे कि आल्टमश ने ये सब व्यवस्थित किया था। आल्टमश को पकड़ने का जाल बिस्तर गया और कुछ ही दिनों में वो पकड़ में आ गया। जब उसे न्याय के सामने लाया गया तो उसने अपने अपराधों की बातों के बीच कहा, हमने सोचा था कि हम राज को बदल देंगे, पर हमारी चालाकी से बड़े लोगों को फायदा पहुंचेगा। पर लोगों के आंसू और स्वतंत्रता की कीमत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। अकबर ने फैसला सुनाया। आल्टमश को सख्त सजा मिली, पर साथ ही उसे उन लोगों की सुध भी दी गई जिन्हें उसने मजबूर कर रखा था। कई को माफी मिली और कई को समाज में ठीक तरह से समायोजित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। ये सब बीरबल के कहने पर हुआ, क्योंकि बीरबल जानता था कि दया और न्याय दोनों ही जरूरी है। आखिरकार अंगूठिया और उनका जाल टूट गया। महल में शांति लौट आई। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, तेरी बुद्धि ने आज न केवल हमारी सत्ता की रक्षा की, बल्कि हमारे लोगों की आत्मा को भी जिंदा रखा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हुजूर, असली जीत तब होती है जब हम केवल दोषियों को पकड़कर नहीं, वरन मजबूरों को संभालकर और समाज की नींव को मजबूत करके न्याय का संकल्प पूरा करते हैं। समाप्ति में उस काले पत्थर वाली अंगूठी को महल की सुरक्षित कोठरी में रख दिया गया, पर इस बार उसके साथ एक चेतावनी भी लिखवाई गई। ये वस्तु दिखने में शोभायमान हो सकती है, पर उसके अंदर की ताकत लोगों के मन और समाज को बदल सकती है। इससे सीख लो कि लालच, डर और भ्रम के भंवर में पड़ने से बड़ा कोई विनाशकारी परिणाम नहीं। बीरबल ने कहा, हमारे काम का मकसद ये होना चाहिए कि हम लोगों को शिक्षा दें, अवसर दें और भय का अंधेरा हटाएं। तभी कोई हथियार, चाहे वो जहरीली अंगूठी हो या किसी के मन के भीतर का जहर, कामयाब नहीं हो पाएगा। और इस तरह बीरबल ने फिर से साबित किया कि बुद्धि और दया मिलकर ही किसी भी विष का इलाज कर सकती है, चाहे वो शरीर को लगने वाला जहर हो या समाज को खोखला करने वाला मनोवैज्ञानिक जहर। अकबर के राज्य में लोगों ने न केवल न्याय देखा, बल्कि ये भी जाना कि बेईमानी के खिलाफ लड़ाई केवल सजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पुनरुत्थान और सुधार की राह भी उसी का हिस्सा होनी चाहिए। बीरबल की सूझ और अकबर की दया ने फिर से दिखा दिया कि एक सुदृढ़ और न्यायप्रिय शासन वही है जो अपने लोगों को बचाए और उन्हें मौका दे कि वे सुधार पाएं और भुलाए नहीं जाएं। में सेंध लगा देता है, उसे शंका, अतिशय लालच और अविश्वास से भर देता है, और वो व्यक्ति अपने ही लिए और अपने आसपास के लिए खतरनाक बन जाता है। बीच में बीरबल ने महल में एक योजना बनाई। उसने अकबर को सूचित किया कि उसे कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और जिन लोगों के मनसाक्ष्य पर शक है उनकी नजदीकी निगरानी की जानी चाहिए। अकबर ने तुरंत चार्ज दिए कि किसी भी अकीदती धमकी या भय के आगे झुकने वाला कदम न उठाया जाए। बीरबल ने कुछ भरोसेमंद नौकरों को चुना और रफीद को उनकी आंखों के सामने रखवाया ताकि वो खुलकर सब कुछ बता सके। रफीद ने धीरे धीरे एक और नाम उगला, नसीम, जो शहर के आसपास एक विदेशी व्यापारी के रूप में घूमता रहता था, पर असल में नसीम का बड़ा नेटवर्क था। बीरबल ने नसीम की हवेली पर निगरानी रखवाई और पाया कि वहां पर कुछ संदिग्ध लेन देन होते हैं, पर ठोस प्रमाण नहीं मिल रहे थे। बीरबल ने तय किया कि इस खेल को खत्म करने के लिए उसे उस अंगूठी का जहर एंड असर दोनों ही बेअसर करना होगा।
न कि केवल व्यक्ति को रोककर, बल्कि उस स्रोत तक पहुंचकर जिससे ये अंगूठियां बनकर बाहर आती थी। एक रात जब चांदनी हल्की थी और हवाएं भी शांत थी, बीरबल ने खुद नसीम की हवेली में छिपकर निगरानी रखी। हवेली के पीछे एक संकरी गलियों से एक शख्स निकला। वही रफीद ने पहले बताया था, और उसके हाथ में कुछ छोटी पैकेट थी। बीरबल ने धीरे धीरे उसे पीछा किया और देखा कि वो व्यक्ति किसी रसोइये के पास गया और कुछ पैकेट वहां रख कर चला गया। रसोइया, जो आमतौर पर महल के पास की रोटियां बनाता था, एक सामान्य चेहरा था, पर उसकी दुकान के नीचे से कुछ गुमनाम स्थान से उठकर अंगूठियां लोगों तक पहुंच रही थी। बीरबल ने जैसे ही रसोइये को घेरने की कोशिश की तो वही व्यक्ति भाग निकला, पर बीरबल की सूझ ने उसे रोक लिया। रसोइया ने घबराकर कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस रोटियां बनाता हूं। पर बीरबल ने शांत होकर उसकी थैली खोली। उसमें वही छोटे छोटे पैकेट थे जिनमें अंगूठियां छिपी थी, और उन पर वही चिन्ह था जो बीरबल ने देखा था। रसोइया ने धीरे धीरे सब कुछ बयां किया। उसने कहा कि वह मजबूर था। उसने उन लोगों के इशारे पर अंगूठियां छुपाकर उन्हें निर्दिष्ट ठिकानों पर रखना होता था, वरना उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाता था। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। ये केवल सत्ता और लालच की नहीं, बल्कि डर और मजबूरी की भी थी। बीरबल ने सभी ठिकानों की पड़ताल शुरू की और एक महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आया। अंगूठियां किसी विशेष प्रकार के पत्थर के साथ बनाई जाती थी, जो विशेष पोषण, रसायन और तिलतुला मिश्रण से भरे होते थे। वे पत्थर बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले थे और इन्हें कच्चे रूप में नदी किनारे के कुछ गहरे खजानों से लाया जाता था। उन पत्थरों पर कुछ जड़ी बूटियों का असर भी डाला जाता था, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करती थी। बीरबल ने तुरंत उन खदानों की खोज करवा दी और पाया कि वहां पर कई विदेशी दल सक्रिय थे। वे विदेशी व्यापारी जिनमें नसीम का भी जिक्र आता था। बीरबल ने सबूत एकत्र किए और आल्टमश से जुड़ी कतिपय कड़ियां पकड़ी। आखिर वो वही था जो इस नेटवर्क को वित्तीय मदद देता था, पर वो छुपता हुआ एक शातिर आदमी था जो सीधे सामने नहीं आता था। बीरबल ने महल में एक बड़ी सभा बुलाई। उसने खुले तौर पर कहा, हमारे राज्य की भलाई के लिए न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, वरन अंदर से फैल रही इस साजिश को भी जड़ से खत्म करना होगा। जो लोग मजबूर हैं, उन्हें संरक्षण मिलेगा। जो लोग लालच में लगे हैं, उन्हें कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। अकबर ने फैसला किया कि न केवल अंगूठियों का स्रोत बंद होगा, बल्कि उन लोगों की भी मदद की जाएगी जिन्हें मजबूर किया गया था। नसीम और आल्टमश को पकड़ने के लिए बीरबल ने एक चाल चली। उसने महल के आसपास एक बड़ा मेला आयोजित किया और घोषणा की कि वहां पर कुछ दुर्लभ पत्थरों की नीलामी होगी। नसीम और उसके साथी लालची थे। वे मौका देखकर नीलामी में आए और उन पत्थरों के लिए बोली लगाने लगे, पर जो कुछ हुआ वो उनकी योजना के अनुसार नहीं था। बीरबल ने उन पत्थरों के असली नमूने रखने के बजाय नकली पत्थर दिखाए थे। असली पत्थरों की नीलामी के बहाने उन्होंने नसीम के सहयोगियों का ध्यान खींचा और जांचकर्ताओं ने अचानक उनके दस्तावेजों और पैकेटों की तलाशी ले ली। तलाशी में नसीम की हवेली से वो सारे साक्ष्य मिले जिनकी जरूरत थी। अंगूठियां, रसायन और वे पत्र जो संकेत दे रहे थे कि आल्टमश ने ये सब व्यवस्थित किया था। आल्टमश को पकड़ने का जाल बिस्तर गया और कुछ ही दिनों में वो पकड़ में आ गया। जब उसे न्याय के सामने लाया गया तो उसने अपने अपराधों की बातों के बीच कहा, हमने सोचा था कि हम राज को बदल देंगे, पर हमारी चालाकी से बड़े लोगों को फायदा पहुंचेगा। पर लोगों के आंसू और स्वतंत्रता की कीमत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। अकबर ने फैसला सुनाया, आल्टमश को सख्त सजा मिली, पर साथ ही उसे उन लोगों की सुध भी दी गई जिन्हें उसने मजबूर कर रखा था। कई को माफी मिली और कई को समाज में ठीक तरह से समायोजित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। ये सब बीरबल के कहने पर हुआ, क्योंकि बीरबल जानता था कि दया और न्याय दोनों ही जरूरी है। आखिरकार अंगूठिया और उनका जाल टूट गया। महल में शांति लौट आई।
अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, तेरी बुद्धि ने आज न केवल हमारी सत्ता की रक्षा की, बल्कि हमारे लोगों की आत्मा को भी जिंदा रखा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हुजूर, असली जीत तब होती है जब हम केवल दोषियों को पकड़कर नहीं, वरन मजबूरों को संभालकर और समाज की नींव को मजबूत करके न्याय का संकल्प पूरा करते हैं। समाप्ति में उस काले पत्थर वाली अंगूठी को महल की सुरक्षित कोठरी में रख दिया गया, पर इस बार उसके साथ एक चेतावनी भी लिखवाई गई। ये वस्तु दिखने में शोभायमान हो सकती है, पर उसके अंदर की ताकत लोगों के मन और समाज को बदल सकती है। इससे सीख लो कि लालच, डर और भ्रम के भंवर में पड़ने से बड़ा कोई विनाशकारी परिणाम नहीं। बीरबल ने कहा, हमारे काम का मकसद ये होना चाहिए कि हम लोगों को शिक्षा दें, अवसर दें और भय का अंधेरा हटाएं। तभी कोई हथियार, चाहे वो जहरीली अंगूठी हो या किसी के मन के भीतर का जहर, कामयाब नहीं हो पाएगा। और इस तरह बीरबल ने फिर से साबित किया कि बुद्धि और दया मिलकर ही किसी भी विष का इलाज कर सकती है, चाहे वो शरीर को लगने वाला जहर हो या समाज को खोखला करने वाला मनोवैज्ञानिक जहर। अकबर के राज्य में लोगों ने न केवल न्याय देखा, बल्कि ये भी जाना कि बेईमानी के खिलाफ लड़ाई केवल सजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पुनरुत्थान और सुधार की राह भी उसी का हिस्सा होनी चाहिए। बीरबल की सूझ और अकबर की दया ने फिर से दिखा दिया कि एक सुदृढ़ और न्यायप्रिय शासन वही है जो अपने लोगों को बचाए और उन्हें मौका दे कि वे सुधार पाएं और भुलाए नहीं जाएं।